सुमेर सिंह जी बैच में आ गए, उत्साह में आए, आज बैच मैंने ज्वाइन कर लिया, खुद से बड़े वादे किए और 3 दिन बाद में यहाँ पे थे और धीरे 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 यहाँ आ रहे। ऐसी चीजें ना हो, इन चीजों से बाहर निकलना होगा। कोई कहते हैं ना डर नहीं लगता, मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ जी, मुझे डर नहीं लगता, वो सबसे झूठा आदमी है। असफलता का भी डर रहता है, असफलता का डर नहीं होगा तो पढ़ेंगे कैसे? परंतु सफलता वाला विश्वास भी होगी, मेहनत करेंगे ना तो सफल तो हो जाएंगे, मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे। और दो स्कूल लेक्चरर बनने के लिए दो प्रथम पेपर आपका और आपका विषय पेपर दोनों को मिलाएंगे तो 225 नंबर जो है ना वो है 225%, 450 आपके अंक जो है। एक का भी महत्व, एक कड़ी को छोड़ दिए, एक तरफ विषय की लेग बनती है 120 प्रश्नों की और एक लेग बनती है 150, जिसमें छोटे 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 कई आयाम है। शिक्षा मनोविज्ञान वाला खंड सर्वोच्च पे 30 जो है उसके अंदर प्रश्न आते हैं, प्रबंधन वाला खंड जो है, इतिहास का खंड जो है वो सारे सबके लिए नहीं है, ये ध्यान रखो, सबके लिए नहीं है वो। और सारे हम सोचेंगे हम ऐसे कोचिंग संस्थान में चले जाएं जहां वो पढ़वा दिए जाएं, मैं ये कहता हूँ ऐसा कोई कोचिंग संस्थान है ही नहीं, वो आप अपनी मेहनत से पढ़ सकते हैं। 225 प्रश्नों को हमने तैयार करना है, तो आप जब तक सेल्फ स्टडी पे विश्वास ना करेंगे, खुद की मेहनत पे विश्वास नहीं करेंगे, तब तक वो 225 वाला जो एक सर्कल है वो पूरा हो गए। आज हमने काम स्टार्ट किया है तो परीक्षा तक पहले से तो ये निकाल दो आपके प्रश्न क्या होते हैं, विज्ञप्ति कब आएगी सर, सीटें कितनी आएगी, पेपर कब हो जाएगा, ये चीजें पूछो ही मत। एक मैंने आज काम स्टार्ट कर दिया है और जिस दिन पेपर होगा उस दिन तक मैं ईमानदारी से काम करूँ। बहुत सी समस्याएं आती है जीवन में, आर्थिक आती है, आर्थिक वाली है तब तो यहाँ के सारे बैठे शौक से पढ़ने वाले एक दो है, बाकी सब जरूरत से पढ़ने वाले। लेक्चरर मुझे इसलिए बनना है कि मेरी आवश्यकता है, हमारी जमीन नहीं है, मेरे पिताजी के पास में इतनी धन दौलत नहीं है, तब लेक्चरर। मैं कहता हूँ कि मैं लेक्चरर बना तो मैं शौक नहीं था लेक्चरर बनने का, हेडमास्टर बनने का, आवश्यकता थी, बनना होगा। इस अर्थ युग में खुद को रखना है, कहीं ना कहीं स्टैंड रखना है, तो उसके लिए अच्छे पद पे जाना होगा, आजीविका का ही साधन है। नियमित अगर आप आज जुड़ जाते हैं तो एक भी दिन आपका ऐसा नहीं रहना चाहिए कि आज आप क्लास में नहीं आए। जब मैंने आदरणीय गुरु जी भाटिया जी के पास काम स्टार्ट किया, ये 2015 मार्च की बात है, सर के घर पे काम स्टार्ट किया पढ़ना, मतलब उनके आशीर्वाद से। तो मुझे याद होगा परीक्षा तक मैं सिर्फ 2 ही दिन ऐसे रहे कि मैं क्लास में ना आ पाया, कोई कारण से रहे, बाकी मैं नियमित, मैंने कुछ भी हो जाए, आज बहाना नहीं, बारिश हो रही है तो मैंने जाना है, वो मेरे लिए बहाना नहीं, जाऊंगा तो उसी की वजह से। इसलिए आप अगर आज बैच से जुड़ रहे हैं तो आप खुद से ये वादा करें कि आप नियमित रहें। यहाँ आपको क्या दिया जा सकता है उसके बारे में ये बताऊं कि यहाँ एक बढ़िया टेस्ट प्लान है जो रहेगा, पर काम आपने खुद ने करना, आपकी खुद की शक्तियों से आप लेक्चरर बनेंगे। वो मैंने पहले कहा था, मन से इस चीज को निकाल दें आप, स्वाध्याय या सुमेर सिंह आपको लेक्चरर बना देगा, ऐसा नहीं है। लेक्चरर बनेंगे आप अपनी मेहनत से, और उसका श्रेय भी सबसे पहले आप खुद को दें। जब पूछे ना कि लेक्चरर बनने का श्रेय जो है, तो आप ये बोलें कि इसका श्रेय पहले तो मैं खुद को देना चाहूंगा, खुद को, मैं वाला खुद नहीं, एक विद्यार्थी के रूप में, क्योंकि भावी विद्यार्थी भी आपको देख रहे होंगे जो लेक्चरर बनना चाहते हैं, उनको भी कहो कि आप लेक्चरर बनोगे ना तो आप अपनी मेहनत से बनोगे। बाकी तो सोर्स है, माता पिता पैसे दे सकते हैं, गुरुजन जो है वो आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, आपके मित्र आपका उत्साह बढ़ा सकते हैं, रातों को आप नहीं जगना हो। तो ना तो मैं वो आपका है ना सिलेक्शन होने का श्रेय चुराना चाहूँगा, मैं खुद बोलूँगा। अगर कोई ये बोलेगा कि सुमेर सिंह जी की वजह से, मैं नहीं जी, मैंने तो कहा, मैं पहले कह रहा हूँ कि मेरा योगदान होगा सिर्फ 1% या 1.5%, 98 या 99% योगदान आपका खुद का है सिलेक्शन में, और आपका योगदान ही रहेगा। आजकल कोचिंग संस्थान में जो चलता है ना, बड़ा बड़ा हम आपको बना देंगे, क्योंकि पहले विद्यार्थी को कमजोर बनाते हो, आप कुछ नहीं जानते। मैं ये कहता हूँ आप सब कुछ जानते हो, आपके अंदर ही है सब कुछ। मैं ये कहता हूँ आपके अंदर है सब कुछ, आप नहीं जागोगे, यहाँ कितने कुछ करवा दो, कितने एक्सपर्ट आते हो, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं जागोगे। ये तो रही बातें
बाकी जब 7 अक्टूबर को हमने काम स्टार्ट किया, मैंने कुछ वादे आपसे किए थे कि जब भी बड़े पेपर आयोजित होंगे और उन पेपर की रैंक बनेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, विषय पेपर की अलग, प्रथम पेपर की अलग, उनमें जो टॉपर रहेंगे उन विद्यार्थियों को ग्रीन पेन देके सम्मानित किया जाएगा। वो कड़ी आज वापस, क्योंकि 19 दिसंबर रविवार को हमने तीसरा बड़ा पेपर विषय इतिहास का और तीसरा बड़ा पेपर स्कूल लेक्चर प्रथम पेपर जो आयोजित किया। 3 जो टॉपर रहे विषय पेपर में, 3 टॉपर रहे जो प्रथम पेपर में, उनको यहाँ आज सम्मानित किया जाएगा। और इसी कड़ी के लिए जिस व्यक्तित्व से मैं आपको आज मिलवाऊंगा, इसलिए कि आप थोड़े मोटिवेट रहे, ठीक है। तो बैच 2000 पिछला जो 18 का जो रहा उसमें आश्रम से सिलेक्ट हुए अंजू बाला, तो आज आपके साथ वो रहेंगे, आपको वो बताएंगे कि मैंने किस प्रकार से कार्य करके और ये लक्ष्य जो प्राप्त किया। मैम आए आप। क्योंकि क्या रहता है मन में, ये रहता है कि जब हम सफलता व्यक्ति को देखते हैं ना, मैं खुद की बात बताऊं 2008 की, जब 7 में मेरी बीएड हुई तो 8 में मेरे मन में यह था कि सरकारी टीचर या अध्यापक होता कैसा है। जब किसी को देखते थे तो निहारते थे पैर से लेकर सर तक, पता नहीं इन्होंने क्या काम किया, कैसे काम किया है, कैसे ये सिलेक्ट हो गए, ये रहता है ना हमारे मन में। आया विराज एक बार, तो ये मन में बार बार ये बात रहती बैठे कि जो इस पद पे चयनित हो गया, पता नहीं उन्होंने कैसे काम किया। बाकी ऐसा कोई आवरण नहीं है, वही पढ़ने का, वही तो किताबें रहती। जब 2009 में मैं 3rd ग्रेड लगा तो बहुत से साथी मेरे पास में आए, आपने क्या पढ़ा था? मैंने कहा ये किताबें जो आप पढ़ते हो। आपने कैसे पढ़ा? मैंने कहा वो 24 घंटे, चीजें वही है सारी की सारी, परंतु ये एकाग्रता के साथ में काम करना, ईमानदारी के साथ में काम करना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अंजू जी को कहूँगा कि आप यहाँ आए और बच्चों को बताएं कि आपने जो ये स्कूल लेक्चरर का टारगेट जो है इतिहास विषय, वो कैसे प्राप्त किया। और जो इनका डर जो है, आइए आप आइए, कि इनका जो डर है विद्यार्थियों का, मन में ये बात रहती है कि पता नहीं हमें किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से कार्य करना है। कोई ऐसी अलग किताब सिलेक्ट होने वाले, पता नहीं कौन सी किताब पढ़ते हैं, तिलस्मी किताब, किस प्रकार से पढ़ते हैं, कितना समय वो देते हैं, वो सारी बातें आपने बतानी है। आपकी भी समस्याएं कुछ होगी, कोई पर्सन होंगे तो उनका भी निस्तारण किया जाएगा। ये सारी चीजें इसलिए है कि आप मोटिवेट रहें, उत्साहित रहें। और पुनः एक चीज को पुनः रिपीट करूंगा कि आप अपनी शक्ति पे विश्वास रखें। आपका सिलेक्शन आपने स्वयं ने करवाना है। दूसरा व्यक्ति जो है ना, वो ठीक है तिनके का सहारा, सुमेर सिंह तिनका बन के सहारा दे सकते हैं, और मैं कहूँगा आपका पूरा वजन मैं उठा लूँगा, आपको बस मतलब इस संसार रूपी नैया से लेक्चरर बनाने तक का रास्ता मैं पार करवा दूँगा। ऐसी शक्ति मेरे पास में नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं तो विषय के बारे में बिल्कुल 2% जानता हूँ, 1% जानता हूँ। आप लोग तैयारी करें, आप उससे कई गुना अधिक जानते हैं, ठीक है। तो इसी कड़ी में अंजू जी ये लीजिए आप। हाँ जी, इस क्लिप को आप लगा दें, एकाग्र होके आप सुने सारी बातों को। मेरे परम आदरणीय गुरुदेव, आवाज ऊंची रखनी होगी। मेरे परम आदरणीय गुरुदेव सुमेर सिंह जी शेखावत और श्री प्रवीण जी भाटिया जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि आज उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। नहीं तो 2 साल पहले जैसे आप यहाँ बैठे हैं वैसे ही मैं पूरी भीड़ के अंदर बैठी थी और यहाँ आश्रम में आई थी। और यहाँ आश्रम में आपको पता ही है भीड़ तो कितनी होती है, तो उस भीड़ को देख के 4-5 दिन तो मुझे नींद ही नहीं आई कि इस भीड़ के अंदर मेरा सिलेक्शन तो नहीं होने वाला, कितने लोग ही कितने हैं। और दूसरी बात, आते ही मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट में ठीक 50वीं रैंक थी, लेकिन फिर भी लगा कि 50वीं, इतने में 50वीं है तो मुझे तो पूरे राजस्थान के साथ कंपटीशन करना है, तो वहाँ तो इम्पॉसिबल है। 2-4 दिन तो मुझे ये लगा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए।
नींद नहीं आई, कभी अपने आप जाग नहीं आती, आदत ही नहीं है जागने की अपने आप को। लेकिन यहाँ आने के बाद वास्तव में ऐसा लगा कि नहीं, इतने में तो सिलेक्शन नहीं होगा जितना मैंने पढ़ रखा है। और वही बात आपकी तरह जिज्ञासाएं थी सब मन में, डर तो होता ही है सबके मन में पहले, लेकिन यहाँ आने के बाद में धीरे धीरे सर ने मोटिवेट किया। चाणक्य गुरु कहते हैं सर को, हम थोड़ा सा जैसे चाणक्य जी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर स्ट्रिक्टली उनको तैयार किया था, और साम्राज्य का पहली बार जो चक्रवर्ती सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य बने थे, तो उनके पीछे वो उनके गुरु थे चाणक्य। तो इसीलिए मैं तो सबको चाणक्य कह के घर पे भी संबोधन यही करती हूँ कि चाणक्य गुरु हैं ये। तो इनका जो डर था, खौफ था, थोड़ा सा सर का भी था हमें, तो वो सारा काम किया और डिसिप्लिन से यहाँ के डिसिप्लिन सीखा। सिस्टम तैयारी तो सभी कर रहे हैं, हम सभी पढ़ रहे हैं। कोई भी यहाँ ऐसा बंदा नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में टेस्ट दे दिया जाए और कोई ना कर पाए। इधर वाले ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, सबको आता है, ज्ञान सबके पास है, पढ़ते हम सभी हैं, लेकिन उसको सिस्टम में कैसे डालना है, सिस्टमेटिक तरीके से कैसे करना है, इतनी सारी भीड़ के अंदर सबको पार करते हुए मैं आगे कैसे निकलना है, वो होता है स्मार्ट वे, कि हमें एक स्मार्ट वे अपनाएं हर चीज़ का। इतिहास में हम जगह जगह जो है हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें देखा जाता है कि 1 लाख सेना होती है और एक 20,000 सेना होती है, और 20,000 वाला जीत जाता है। कैसे? क्योंकि उसके पास तकनीक थी, टेक्निक होती है उसके पास, सिस्टमेटिक तरीके से वो काम करते हैं। तो ये है कि आप टेक्निक से पढ़ें, आपके पास स्ट्रेटजी जो है वो आपकी खुद की होनी चाहिए, सभी से विचार आप सभी से लें, लेकिन करें अपने मन की, कि हमें अपने मन से जो है हमें शूट क्या चीज़ हो रही है वो करें हम। एक ने जो कोई भी है कैसे भी पढ़ने का तरीका अगले का अलग है, कोई RS बन गया पढ़ के 1 साल के अंदर, आप बिल्कुल उसकी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी स्ट्रेटजी केवल आपको ही शूट करेगी, वो दूसरे को शूट नहीं कर सकती। हाँ, आप विचार सबसे लीजिए, लेकिन कीजिए अपने मन का। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, लगने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तव में इतने टाइम से हम जो है इधर इधर भटक रहे थे, रास्ता सही नहीं था हमारे पास। तो सबसे पहले जो है अपनी दिशा चुनें कि हमें किस दिशा में जाना है, और हमें किस दिशा में जाना है इस बात का पता हमें किससे लगेगा कि हमें किस दिशा में जाना है। अब सभी ये कह रहे हैं दिशा के तो पता ही नहीं है हमें, दिशा किधर जाना है हमें, तो इस दिशा का हमें पता कैसे चलेगा? कि पुराने पेपर देखिए आप, कि पुराने पेपरों का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है। आपने एक टॉपिक किया, पूरा कंप्लीट कर लिया, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पूरी करने के बाद आप पीछे वाले पेपर जो 12 के हैं, 16 में जो हुई थी और उसके बाद में 18 वाली हुई थी, उसमें क्वेश्चन देखें कि इन क्वेश्चनों के अंदर किस तरह के जो है पेपर जो है, इसमें कितने, पहली बात तो आप ये देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता एक पार्ट है, ये कितने नंबर का है। 10 क्वेश्चन आए हैं, 12 क्वेश्चन आए हैं, 8 क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं। पहली बात आपको ये देखनी है कि उसमें से क्वेश्चन कितने हैं। दूसरी बात आप ये देखें कि क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड कैसा है। ये चीजें आपको दिशा बताएंगी कि आपको किस दिशा में जाना है, ये कितने नंबर का है। अब आप ये कोई भी है, जैसे राष्ट्रकूट वाला टॉपिक है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वाले में है 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन है 20 नंबर का, लेकिन उसको पढ़े तो वो कितना बड़ा है, वो नंबर देखे तो उसके कितने कम है, तो उसको उतने ही लेवल में पढ़ें आप। डीप, उसके लिए डीप किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, एक क्वेश्चन आना है और इतनी सारी बड़ी किताब पढ़ रहे हैं हम। एनर्जी को सही तरीके से सही सिस्टम में लगाना है, इस बात का पता हमें लगेगा पुराने पेपर से, कि हमें पुराने पेपर देखेंगे हम, देखने के बाद पुराने पेपर को हमें पता चल जाता है कि पहली बात तो ये पता चल जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इसमें से 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि ये 20-20 नंबर के वह है दोनों टॉपिक जो है। मौर्य काल है, मौर्य काल में आप ये देखिए कि प्रशासन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पीछे वाले पेपर में। तीनों पेपर निकाल के अपने पास रखें, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। मौर्य काल में से प्रशासन में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कल्चर में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, या कोई सन का ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या पैटर्न बदल के आ रहा है। जैसे 12 में प्रशासन में से पूछा है और 15 वाले में उन्होंने कल्चर से पूछा है, फिर 18 वाले में फिर प्रशासन से पूछा है। तो इनका मतलब इनका पेपर प्रिंट करने का या पेपर बनाने का इनका पैटर्न क्या है, इसको समझे अपने दिमाग में, इसको समझ के उस नंबर के हिसाब से आप तैयारी करें फिर कि ये 20 नंबर
नंबर का है और इसको मैंने इससे भी पढ़ लिया, इससे भी पढ़ लिया। याद एक चीज से करें आप, उसके बाद किताब दूसरी आप जो ऑथेंटिक किताबें लेते हैं वो पढ़ें से। याद एक चीज से करें। अब ऐसे नहीं कि याद करने के लिए एक बार तो आपने ये उठा लिया, आर्य किताब उठा ली, दूसरी बार आप अरिहंत वो केसी वास्तव उठा रहे हैं। आपने आर्य को एक बार अच्छे से याद कर लिया, उसके बाद में आप और चीजों को पढ़ेंगे ना तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये चीज आर्य में थी या नहीं थी। तो इसलिए सबसे पहले एक जो आपने जो लिया है सोर्स पढ़ने का, उसको अच्छे से याद करें। उसके बाद में जो है दूसरी किताब पढ़ते वक्त ये देखें कि ये चीज उसमें नहीं थी, फिर आपको पता लगने लग जाएगा कि जो हमने पहले किताब पढ़ी है उसमें और इसमें फर्क क्या है। याद होगी तब पता चलेगा, बिना याद किए आप 4 किताबें पढ़ लेना, आपको ये तक पता नहीं चलेगा कि इस किताब में और इस किताब में फर्क कितना है। तो ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आपको कोई एक किताब याद होगी। ये एक आर्य किताब बहुत है, सब कुछ दे रखा है और चीजें हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है ऑथेंटिक किताबें, ताकि अपने दिमाग में पूरी हिस्ट्री की स्टोरी अपने दिमाग में फिट हो। अगर क्वेश्चन कहीं से भी घूम फिर के आता हो तो अपने को पता होना चाहिए कि हाँ वो वहां तो गया तो था, वहां उसने मंदिर बनाया था या नहीं बनाया था। ये बातें हमें ऑथेंटिक किताबें वो स्टोरी वाइज दी होती है, वो पढ़ने से पता चलेंगी। और ऑथेंटिक किताबों में वो टॉपिक आप ज्यादा उसमें जोड़ दें जो टॉपिक ज्यादा नंबरों के हैं, थोड़े नंबर के हैं उसको उस एक किताब से बहुत है, ज्यादा उस पर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। तो इस तरह से हमें दिशा का पता चलेगा पुराने पेपर से, नंबरों से, उनके क्वेश्चनों से उनके कि कितने नंबर का है, किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ रहा है। ये चीजें हम रोज देखें, चाहे आपको याद है चाहे नहीं है। भैया मैंने कल तो पेपर देखा था पिछला, आज क्या देखूं? नहीं, आप एक दो दिन से रोज पेपर देखें कि पिछले वाले पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आया था। तो ये चीजें आपको आगे लेके जाएगी नोटों से। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो है फर्स्ट पेपर जो है ज्यादा रोल रखता है। और फर्स्ट पेपर के अंदर जिस बच्चे का मैनेजमेंट सबसे आगे है, मैंने टारगेट लिया था कि मैं 15 में से 15 मैनेजमेंट के नंबर लाने हैं। अब बड़े पोर्शन इसमें कौन कौन से है फर्स्ट पेपर में? एक मैनेजमेंट है, एक हिस्ट्री है। तो आपका कंपटीशन हिस्ट्री वालों के साथ है, औरों के साथ तो है, तो हिस्ट्री को तो आप छोड़ दो। आप 12 करोगे तो और भी 12 करेंगे, आप 10 कर दोगे तो और भी 10 कर देंगे। हो सकता है अगला 9 कर दे, लेकिन अगला ऐसे नहीं कि 6 ही करेगा अगला भी। तो हिस्ट्री वालों का कंपटीशन हिस्ट्री के साथ है। फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री तो आपको मैथ को भी मान के चलती नहीं थी। मैंने कहा मैं 12 से ही कर दूंगी तो और बच्चे भी 12 से ही कर देंगे, हिस्ट्री में तो कंपटीशन खत्म है, वो तो औरों के भी उतने नंबर आएंगे। और इसीलिए हिस्ट्री में मैंने 50 बार 100 बार ये चीजें देखी थी कि राजस्थान के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और इंडियन हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। राजस्थान हिस्ट्री के और इंडियन हिस्ट्री के आप देख लेना चाहिए, दोनों पेपरों तीनों पेपरों में देख लेना। 8 का और 7 का या 8 का और 6 का आंकड़ा रहता है। 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं इंडियन हिस्ट्री में से और 8 ज्यादा क्वेश्चन आते हैं राजस्थान हिस्ट्री में से। और राजस्थान हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हैं वो डीप ही आए हैं तीनों सालों में, मुझे जहाँ तक लगता है। इस वाले तो मैंने 18 वाले तो मैंने दोबारा देखे थी, जब करके आई थी तब भी देखा था, उसके बाद में मैंने चेक नहीं किया कि किस तरह के आए थे, याद भी नहीं है। लेकिन पीछे वाले जो थे ना वो डीप क्वेश्चन आए थे। और इस वाला भी एक क्वेश्चन मुझे याद है कि मुझे आ नहीं रहा था, राजस्थान हिस्ट्री वाला 1-2 क्वेश्चन ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कभी सुना ही नहीं। इसका मतलब जो राजस्थान वाला पार्ट है वो आपको कहीं डीप किताब में से पढ़ने की जरूरत है। इंडियन हिस्ट्री तो अपनी हो ही रही है। जो राजस्थान वाला पोर्शन है 6 या 7 में 6 या 8 क्वेश्चन आएंगे या 7, ऐसे नहीं कि उसके 5 आएंगे और इसके 10 आ जाएंगे, नहीं आएंगे, ज्यादा उसके आएंगे राजस्थान हिस्ट्री के। तो उस जो वो वाला पोर्शन है उसको आप स्ट्रॉन्ग रखें। दूसरी बात, तीसरी बात जो है हिस्ट्री के स्टूडेंट जो होते हैं वो मैथ में कमजोर होते हैं सारे, मुझे इस बात का पता था। तो मैंने वहां बार किया जहाँ लोग कमजोर थे, तो मैंने मैथ को स्ट्रॉन्ग किया। मैंने 10वीं के बाद कभी मैथ नहीं याद लगाया, कभी भी मुझे 0 भी नहीं आता था, बिल्कुल भी 0 से मैंने स्टार्ट किया मैथ। जो 8वीं क्लास को टीचर पढ़ा रहा था उसके पास मैं कोचिंग लगी पहले मैथ की, फिर मैं जो ये फर्स्ट ग्रेड का जो बैच चल रहा था उसमें कोचिंग लगी, फिर उसके बाद मैं 1-2 टीचर से और कोचिंग लगी, 4 बार कोचिंग ली मैंने मैथ की, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही मैथ नहीं आता था। और मुझे पता है मुझे नहीं आता तो हिस्ट्री वालों को भी नहीं आता मैथ, किसी को स्टूडेंट को। लड़कियों के साथ कंपटीशन है हमारा, तो लड़कियों को मैंने कहा मैथ नहीं आता होगा, तो मैंने मैथ को स्ट्रॉन्ग किया औरों से। इंग्लिश की मैंने कोशिश की थी, पार नहीं पड़ी थी इंग्लिश में तो, लेकिन मैथ को तो मैंने फिर कर ही लिया था अपने हाथ में थोड़ा सा। तो मैथ में मैं 6 क्वेश्चन वहाँ मैंने कर दिए। 6 में से मुझे लगा कि मैं तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ, नेगेटिव में चला जाएगा पेपर।
एक मैंने छोड़ दिया, 5 फिर भी मैं करके आई, पांचों के पांचों मेरे क्वेश्चन सही थे और एक जो मैं छोड़ के आई वो भी मेरा सही था। पर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा मैथ का इतना कॉन्फिडेंस नहीं था ना, तो इसलिए मैंने चेक किए नहीं। तो इसलिए वो चीजें चेक करें जो औरों की कमजोर है या औरों के बराबर वाली है, आप उसको छोड़ दें। हिस्ट्री को आप मत पकड़ो कि हाँ फर्स्ट पेपर में 15 नंबर का जो है मैनेजमेंट, 15 क्वेश्चन मैनेजमेंट के हैं और 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं और 10 क्वेश्चन करंट जीके के आते हैं और इसके 10 से 12 के बीच में आते हैं मैथ और रीजनिंग के। और रीजनिंग नाम मात्र किसी होती है, मैथ ही ज्यादा होता है मतलब इसमें। वो मैथ वाला बड़े जो नंबर है ना वो स्ट्रॉन्ग करें आप, छोटे वाले तो करना ही है, छोड़ना उनको भी नहीं है, लेकिन बड़े जो है वो आप उससे आप औरों से आगे निकल सकते हैं। मैनेजमेंट में अगर जो है 15 में से 15 का टारगेट था, एक गलती से गलत हो गया, बाकी 14 मेरे क्वेश्चन सही थे पेपर के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर पेपर लास्ट फाइनल में जो मैंने दिया 18, तो मेरा 15 का टारगेट था कि मैं 15 के 15 क्वेश्चन सही करके आऊँ मैनेजमेंट में। तो ये कुछ चीज़ों की ऐसी गांठ बांधी थी मैंने और उन चीज़ों पे मैंने काम किया और वो चीज़ें जो है सही हो जाती हैं। तो आप पहले तो जो है पूरा चारों तरफ से इस पेपर को अच्छे से देखें, कहाँ से नंबर ज़्यादा निकलते हैं, कहाँ हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी है, कहाँ हमें कम लगानी है, लिखने का काम हमें कितना करना है, ये चीज़ें आप सबसे पहले ये लेकर के चलें। और दूसरी बात है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। आधे लोग तो डिप्रेशन में जी रहे हैं, 50% वो वहीं पीछे हो गए, डिप्रेशन वाले वहीं पीछे हो गए। पेपरों के दिनों में जो ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, एक टाइम का लड़कियों को मैंने बहुत को देखा, खाना छोड़ देती हैं, खाना बहुत लड़कियां नहीं खाती, मैंने ये देखा हुआ है। 2 साल मैंने यहाँ पीजी में रही तो मैंने देखा था कि आधी लड़कियां खाना नहीं खाती। मुझे पता था इनका कुछ नहीं बनना और उनका वास्तव में कुछ नहीं बनता, नहीं उनका वास्तव में कुछ नहीं बनता। खाना छोड़ के 15 घंटे आप पढ़ रहे हो, वो रहेगा कहाँ पे आपके दिमाग के अंदर? आपने दिमाग को डाइट भी नहीं दी बिल्कुल ही। अच्छा खाना पीना तो जरूरी होता है पेपरों के दौरान, नींद जरूरी होती है, वही आपने छोड़ दी तो आप कैसे आगे फाइट कर पाओगे? 15 घंटे सीटिंग रहती है कम से कम, मुझे लगता है। जो जॉब में नहीं है वो उनकी, तो जो जॉब में है वो उनकी अलग बात है थोड़ी सी, लेकिन जो जॉब में 15 घंटे पढ़ रहे हो, खाना आपने छोड़ दिया, दूध कितना असर कर जाएगा, फ्रूट कितने असर कर जाएंगे आपके? खाना तो खाना होता है, कितने साल से खाते आ रहे हो, उसको आपने छोड़ दिया एकदम से, आधे तो आप गए पीछे उसी टाइम से। और आधे डिप्रेशन में चले जाते हैं, आधे इस फिक्र में रहते हैं कि पेपर होगा या नहीं होगा, वो खुद भी नहीं पढ़ते और अगलों को भी नहीं पढ़ने देते। तो पेपरों के दौरान एक तो दुनिया से जो है कट हो जाए। सर कहते थे कि जो आरपीसी की तैयारी कर रहा है उसके लिए कोई त्योहार नहीं है। होली का त्योहार था जब मैं आई थी, 15 मार्च को आई थी मैं यहाँ पे, और मार्च के एंड में शायद होली थी। तो सर ने कहा था कि कोई जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए काहे का त्योहार है, होली के आप 4 दिन खराब करके आओगे। तो मैं आई यहाँ पे तो मैंने एलपी शर्मा की किताब नहीं पढ़ी हुई थी, मिडाइवल हिस्ट्री में मैंने और तो पढ़ लिया था, लेकिन मैंने एलपी शर्मा की किताब नहीं पढ़ी थी। सर ने यहाँ बताया कि यहाँ बच्चों ने 5-5 बार एलपी शर्मा की किताब पढ़ ली। मैं बता रही हूँ मुझे 4-5 दिन नींद नहीं आई थी। फिर सारे बच्चे तो घर गए और मैंने उन 4 दिनों के दौरान पीजी में मैं अकेली थी, बिल्कुल सारे घर पे गई थी। 4 दिनों में मैंने पूरी एलपी शर्मा की किताब एक बार पढ़ ली थी 4 दिनों के दौरान। बाद में मैंने उसको 5 बार में पूरा कर दिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा पीछे तो ना रहें, अपनी कोशिश तो करें, अपने उतना परिपाटी भी तो नहीं चलना चाहिए लेकिन कोशिश भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैंने 5 दिन के अंदर वो सारी किताब एलपी शर्मा की पढ़ दी, और 5 बार तो नहीं पढ़ पाई थी, 3-4 बार तो मैंने पढ़ ली थी वो किताब एलपी शर्मा की। तो सबसे पहले कि आप पेपर को समझें, पेपर किस तरह का आ रहा है, कौन से नंबर ज़्यादा हैं, कौन से नंबर कम हैं, कहाँ हमें ज़्यादा दिमाग लगाना है, कहाँ हमें अपनी एनर्जी ज़्यादा लगानी है, कहाँ कम लगानी है। पेपर को बार बार देखें, 3 सालों के पेपर आप बार बार देखें कि पेपर किस तरह का आ रहा है पीछे वाला। वो आपके दिमाग को रोज देखोगे तो कभी ना कभी यहाँ से क्लिक होने लग जाएगा, पेपर इस स्टैंडर्ड का बन रहा है। पढ़ते वक्त अपने आप आपको लाइनों में पता चलेगा कि पेपर यहाँ से आ सकता है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ये बातें आप समझने लग जाओगे जब आप उसको रोज देखोगे, पेपर को रोज रिवाइज करोगे, देखने का काम करोगे। और दूसरी बात कि आप अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें, बिल्कुल डिप्रेशन में ना जिए, कुछ ही नहीं होता ज़्यादा पढ़ने से। जितने घंटे पढ़ रहे हो बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़े। नींद 2-2, 3-3 बजे की नींद है आपको, सुबह 6 बजे उठ के फिर पढ़ने, मैंने बिल्कुल ऐसा देखा हुआ है, क्योंकि मैं आप बता रही हूँ ना, अभी आप बैठे हो वैसे बैठी थी 2 साल पहले,
पीजी में आपने रहे, वैसे मैंने लड़कियों को देखा पीजी में, पहले के कुछ दिन मैं पीजी में रही, फिर मैंने रूम लेके रही, मैं पीजी में सेट नहीं बैठा। और तीसरी बात कि अब यहाँ पूछ ले एक दूसरे तो एक दो तो भी रोने लग जाएंगे जी, मेरी इतनी समस्या है क्या बताऊँ मैं आपको। तो एक ये समस्या का बहुत बहाना रहता है सबके कि मेरे ये समस्या, मेरे ये समस्या, मेरे ये समस्या। तो किसी भी काम को ना करने के 199 बहाने होते हैं और करने का एक ही होता है कि मुझे ये करना ही है। या तो आप इस सीट पे बैठो मत, यहाँ स्टूडेंट की सीट पे किताब लो मत, और लग गए तब आप पीछे की सारी परेशानियां वो पीछे छोड़ दें। आपको जब करना है तो आपको सिर्फ करना है, आपके पास एक ही टारगेट होना चाहिए, दिमाग में यही बात होनी चाहिए, सोते वक्त भी यही बात होनी चाहिए, उठते वक्त भी यही बात होनी चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है। ये बहानों को जो है परेशानियां सबके पास होती हैं। बखान मैं कह रही हूँ ना, मैं किसी से करवा लो, मेरे पास बहुत थी। मुझे लगता है कि उस टाइम सब मुझे ऐसा लगता था कि सबसे ज्यादा मेरे पास ही है, लेकिन वही मेरी भी जिद्दी थी। मैंने कहा भगवान जीतेगा या मैं जीतूंगी, देखती हूँ तू कितनी परेशानी दे सकता है, भी मैं पीछे नहीं हटना। मैं तो मैं नहीं हटी थी पीछे मेरी। और मैंने जो मुकाम मैंने देखा था, जो सपना मैंने देखा था, सब तो कह रहे हैं ना कि किसी को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये कैसे बना। मैं तो किसी को देखती थी तो 3 दिन तक नींद नहीं आती थी मुझे। मैंने कहा मैं कब बनूंगी, ये सारे बने हुए हैं, देखो जिसको देखो वो लगा हुआ है, मैं कब लगूंगी। सरकारी स्कूल में वोट देने जाती थी 2 दिन तो तभी नींद नहीं आती थी। मैंने कहा मैं स्कूल में कब जाऊंगी पढ़ाने बच्चों को। लेकिन ये जुनून ही आपको यहाँ तक लेके आता है, आपकी मंजिल तक। आपकी जुनून की सीमा कितनी है, कितना % है। मैंने देखा है इधर भीड़ जरूर ज्यादा होती है, लेकिन पढ़ने वालों में सारों की भीड़ नहीं होती। इधर का मैं जानती नहीं, इधर में तो मैंने 2 साल में जी लिया था, देख लिया था। तो 50% होते हैं तैयारी करने वाले से। ये भीड़ आपको दिखती है, ऐसे डरना नहीं चाहिए, इसलिए कह रही हूँ कि ऐसे दिख ही रही है आपको कि भीड़ है। तो दूसरी बात, आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। और तीसरी बात कि आप जो है सुबह उठ करके कुछ देर मेडिटेशन करें, 10 मिनट के लिए करें, चाहे सुबह उठ के। दिन में भी आप जब पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो 5 मिनट बिल्कुल साइलेंट मोड में बैठ के और ऐसे फील करना चाहिए कि मेरे अंदर जो है एनर्जी आ रही है। बिल्कुल रिलैक्स बैठे आप, क्योंकि अपने इतना पढ़ते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसमें आगे निकलना है तो अपने पास तरीके भी स्मार्ट होने चाहिए, वही अपने को आगे लेके जाएंगे। तो इस माइंड को अपने को जैसे फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है रोज़, वैसे आप इसको चार्ज करें रोज़। मैंने 2 साल तैयारी करने से पहले 1 महीने 1.5 महीने मैंने ये देखा कि मैं 3rd ग्रेड नहीं लग पा रही और लोग 1 साल में तैयारी करके RS-IS बन रहे हैं 1 साल की तैयारी में। तो उनमें क्या खास है। तो मैंने ये वीडियोस वगैरह खूब देखे इन बच्चों के जो लगे हुए थे, RS-IS टॉपर जो थे, उनके मैंने वीडियो देखे। कोई भी जो था, मैंने कोई भी एक, चाहे अरुणिमा सिन्हा का है, चाहे IPS है, कोई भी, मुझे लगता है यूट्यूब पे मैंने कोई एक आधा ही नहीं छोड़ा होगा। सारे मैंने जितने मोटिवेशन वीडियो मैंने सारे देखे थे। 1-1.5 महीने मैंने यही काम किया। फिर उसके बाद में मैंने टारगेट बनाया और बहुत ही अच्छी गाइडेंस मुझे यहाँ से मिली। सर ने मुझे बताया कि आप चीज़ों को एकत्रित कैसे कर सकते हैं। जैसे इन्होंने हमें ये बताया कि आप जैसे सभी कथन जो हैं किसी के स्मिथ के हैं तो उनको एक पेज पे लिखें। तो सर ने तो हमें आधा बताया जितना बताया, लेकिन उनसे हमें प्रेरणा मिली। प्रेरणा मिलने के बाद हम भी और ज़्यादा करने लगे आगे। किसी चीज़ का हमें जो है सहारा मिल जाता है, सहारा ही बन सकते हैं। सर ने भी कहा कि मैं तो एक सहारा हूँ, सहारा मिल जाए उसके बाद हमें भी थोड़ा सा रास्ता जो है अपने आप दिखने लग जाता है। तो वही बात हुई कि हमने फिर क्या किया, मैंने जो चीज़ें सभी जो है एक साथ कर ली। जैसे अपने फर्स्ट पेपर हैं, फर्स्ट पेपर के अंदर जो नारे हैं, जिसे आगे बढ़े बढ़े भारत पढ़े भारत, जितने भी कोई है स्लोगन है, वो उनको एक जगह लिख ले, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। अपने को ध्यान में होना चाहिए। हमने एक टॉपिक किया है, इटली का एकीकरण किया है, जर्मनी का एकीकरण किया है, तो उनको दोनों को बराबर में लिखे आप। बिस्मार्क किसका था, ये काउल उसका था, आपको पता होना चाहिए ये किसका था, ये किसका था। दोनों डिवाइडेशन में काम कर रहे हैं आप। 1 घंटा पढ़ लिया आपने, 1 घंटे के बाद आप मान लो काम कर रहे हैं घर में, लेडीज जो है, तो करते करते आप उस पूरी को रिवाइज करें घर पे कि हाँ आज मैंने इटली का एकीकरण पढ़ा था तो उसके कितने चरण थे, जर्मनी का मैंने एकीकरण पढ़ा था उसके कितने चरण थे। चरण आप वो दोनों डिवाइडेशन में आप याद करें। तो इस तरह से आपने टॉपिक कर लिया, उसके ऊपर थोड़ा मनन भी करें। और बाकी जो है मैंने कहा भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहे आप। नेगेटिविटी तो भरी पड़ी है यहाँ पूरी दुनिया के अंदर खूब है, लेकिन अपने आप को कैसे कैसे करके आप पॉजिटिव रखें। मैं
मेडिटेशन करें, विजुअलाइजेशन करें। विजुअलाइजेशन क्या होता है कि हम जो है जो बनना चाहते हैं, यानी कि आप स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आप रोज विजुअलाइजेशन करें आइज बंद करके 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बहुत होते हैं, 2 मिनट उसमें तो बहुत, 5 मिनट ज्यादा होते हैं, 2 मिनट बहुत है। 2 मिनट के अंदर आप ये सोचे कि मैं 12वीं क्लास में पढ़ा रही हूँ बच्चों को, सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक तैयार है पहला अपना, तो वो आप रोज सोचे कि मैं बच्चों को सिंधु घाटी सभ्यता मैंने ये 2 साल कंप्लीट किया था। और जिस दिन मैं पेपर देने जा रही थी उस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा था अभी अब कैसा लग रहा है, तैयारी है? मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता धरती पे लगने से। फिर उन्होंने पेपर दे के आके और पूछा था, तब तो मैंने जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैंने दे दिया था। मैंने कहा मैं थोड़ा ठहर के बताऊँ अभी। लेकिन सर ने हमें इतना मतलब मोटिवेशन रखा, हमें तरीका बताया, यहाँ हमें ये तरीका ही बताएंगे। पढ़ना हमें खुद को है, मैं तो कह रही पढ़े हुए हैं सारे, किसी को पढ़ने ज्ञान किसी से पूछ लो, कोई टॉपिक किसी को भी खड़ा कर दो, सबके तैयार है, टिप्स पे हैं सबके। लेकिन उस टॉपिक पे मनन करें। यहाँ सर पेपर लेते हैं, उस पेपर का विश्लेषण करें कि हमने जो है हमें 2 मतलब ऑप्शन कहाँ कहाँ लग रहे, जहाँ हमें 2 लग रहे हैं ऑप्शन उसको साथ की साथ कॉपी रखें और उसको नोटिस कर लें कि इसमें मुझे अभी भी तक कंफ्यूजन है। अब आपको घर जाके यहाँ से जाके ये सोचना है कि इसको मुझे पेपर तक बिल्कुल कैसे याद रखना है। फिर उसके बाद चाहे आप उसकी ट्रिक बनाएं, चाहे उसको दोबारा याद करें, चाहे कैसे करें। यहाँ पेपर लेने का यही मतलब होता है कि आप अपना आकलन करें कि हम 2 में कंफ्यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और बड़े पेपर होते हैं उसके अंदर आप ये देखें कि हम जो है, मेरा क्या तरीका था कि मुझे जितना आता है मैं उतना ही पेपर करती थी। मैंने 2nd ग्रेड की और 3rd ग्रेड की खूब तैयारी की थी पहले, मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, नहीं हुआ। 1st ग्रेड की मैंने फर्स्ट टाइम की थी यहाँ आने के बाद, और यहाँ आने के बाद सर ने ये कहा कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा करें क्वेश्चन। मैंने 1-2 बार तो अपने जल्दी से तो किसी का विश्वास ही नहीं करते, तो मैंने थोड़ा सा विश्वास नहीं किया, मैंने कहा ऐसे तो नेगेटिव में चले जाएंगे। लेकिन फिर मैंने वो पेपर यहाँ देने आती थी तो मैंने वो अप्लाई करके देखा तरीका सर का कि क्या ज्यादा करने से फायदा हो रहा है, तो ज्यादा करने से फायदा मुझे लगा कि यहाँ हो रहा है। फिर मैंने सर की जो है वो एज इट इज सर जैसे कहते हैं मैंने वो पकड़ लिया तरीका इनका। सर ने पेपर से 3 दिन पहले भी कहा था कि आप पेपर, मैंने कहा सर मैंने ये सोचा है कि मुझे जितना आएगा मैं उतना, सर कहते भी आपको ज्यादा से ज्यादा करके आना है। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि आपको उसमें फायदा होगा, और मुझे वास्तव में उस बात में फायदा ही हुआ। तो आप जो है यहाँ प्रैक्टिकल करके जो प्रैक्टिकल जो करने हैं ना वो यही करें जितने करने आप भी। आप ज्यादा करने से सेव हो रहे हैं या कम करने से, कम करने वाला तरीका तो सही है ही नहीं। मैं सर तो सारे पेपर दे के स्टेप बाय स्टेप जो है आगे आए हुए, हमें पता था कि ये जो बता रहे हैं वो सही तो है, लेकिन मन थोड़ा सा अपने जो परिपाटी बनी होती है उससे बाहर निकलना तो मुश्किल होता है ना, थोड़ा सा उससे जल्दी से हम नहीं निकल पाते। लेकिन बाद में मैंने जो है यहाँ प्रैक्टिकल किए वही, और वास्तव में जो है लास्ट में आंकलन का ही सर ने बताया था। और वही चीजें हैं कि मैं तो अभी भी कह रही हूँ आपको, ज्ञान सबके पास है और उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो तरीका सर आपको बता रहे हैं रोज, तो उसको अमल में लाएं। एक एक शब्द जो है वो हमारे लास्ट तक काम आए थे। सर ने कहा था, रोज हमें कहते थे आप अपना सिलेक्शन खुद कराओगे, रोज हमें यही बात कहते थे कि आप अपना सिलेक्शन खुद कराओगे। मैं सिलेक्शन नहीं करा, लेकिन अपने को तो ऐसे लगता नहीं है कि हम ही करवाते तो हम यहाँ क्यों आते थे। तो लेकिन वही बात है, सही कहते हैं सर जो कहते हैं कि आप अपना सिलेक्शन खुद ही करवाओगे, कोई दूसरा नहीं करवा सकता। सर जो है आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना और उसको अमल में लाना वो आपका काम है। ये पूरी भीड़ ही बैठी लड़कियों की तो ये रहती है कि दूसरे को मैं कॉपी ना दिखाऊं क्या कर रही हूँ मैं, ये ना देखे। लेकिन सर तो सबको इतने, चाहे 400 बच्चे बैठे चाहे 200 बच्चे बैठे, एक जैसा गाइड करते हैं सबको, एक जैसा सबको पेपर देते हैं। वो अपनी अपनी काबिलियत है कि वो उस मार्ग बताए हुए, इनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर कितना चल रहा है। वो अपनी अपनी काबिलियत, कई तो ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं कुछ ही नहीं है, ऐसे इनके कहने से क्या होता है। क्योंकि मैं तो स्टूडेंट लाइफ में से अभी भी आई उधर, तो मुझे तो ध्यान है सबका कि कैसे सोचते हैं सब। तो कई ऐसे सोचते हैं, तो इसीलिए जो आपको बात बताई जाए उसको अमल में ला के देखें आप। उतना सर ने कहा था फोन की कोई जरूरत नहीं है आपको, आपके बिना क्या काम रुक जाएगा। मैं तो अभी सबको कहती हूँ आपके बिना क्या काम रुक जाएगा, बताओ कोई रुकता है। इनकी एक एक बातें बताई हुई हमें इतनी मतलब जीवन में काम आई कि हम हमारी मंजिल तक पहुंचे, और इतनी अच्छी रैंक से पहुंचे थे। क्लास वाले सारे जितने 9वीं रैंक हाईएस्ट रैंक इसी क्लास से थी जिसमें सर पढ़ाते थे। और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इतनी अच्छी रैंक आई होगी किसी हिस्ट्री स्टूडेंट की यहाँ।
लेकिन इतना पूरा बैच जो है, लेकिन बातें इतनी अच्छी हमें बताई इन्होंने। तो आप जो सर बताते हैं उसको अमल में लाएं सारी बात को। और दूसरी बात, जो तरीका बता रहे हैं, ये पेपर आप करने के लिए आ रहे हो, रोज ये सीधा पेपर मत समझो, ये अपना आंकलन किया करो कि कहाँ हम गलत है, कहाँ हमें 2 में कंफ्यूज हो रहे हैं, कहाँ हमें 1 में कंफ्यूज हो रहा है, या कहाँ हमें नहीं आ रहा क्वेश्चन। ये मैंने टॉपिक कर लिया फिर भी मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसको साथ ही साथ नोट करें आप कि ये टॉपिक करने के बाद मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुझे 2 में यहाँ कंफ्यूज हो रहा है, तो उसको साथ ही साथ नोट करें आप। फिर उसको याद पेपर तक कैसे करना है वो आप देखें। और जो अंतिम है वो ये है कि आप जो है लास्ट में, पेपर के लास्ट में जो है वो दुनियादारी से बचे। आजकल जो है पेपर होगा और नहीं होगा, ये 1 महीने पहले काम शुरू हो जाता है, और ये आधा कॉन्फिडेंस आपका जो है पीछे कर देता है। ये नहीं वाला शब्द आते ही आपको ये लगता है कि अब तो पेपर नहीं होगा, टाइम मिल गया। टाइम तो जितना मिले उतना ही कम, स्टूडेंट में तो ये लगता है कि जितना मिल जाए उतना कम, ये रहता है कि पेपर आगे हो जाए तो ठीक है। तो लास्ट में, पेपर के लास्ट के अंदर आप जो है फोन से भी दूर रहें, और फ्रेंड्स से और इनसे खास करके दूर रहें, क्योंकि साथ वालों की कहानी पिछली बार भी उसमें भी हमारे आई थी। कई साथ वाले ऐसे भी होते हैं, अच्छे होते हैं सारे, मैं ये नहीं कहती सभी बुरे होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं कि अगले को तो डिगाए, हम तो डिगे हुए हैं। तो ये भी स्ट्रेटजी होती है कहीं और। बाकी बताने के लिए सर है और मार्गदर्शक आपके हैं, कोई भी है दुविधा तो वो सर आपको बताने के लिए तैयार है। पूरे मन से तैयारी करिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा खाना पीना कीजिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट खाइए, दूध जरूर पिए। और नहीं, ये जरूरी है, माइंड के लिए जरूरी है। आप 15-15 घंटे पढ़ रहे हो, उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। 15 घंटे पढ़ रहे हो, उसको स्टोर करना जरूरी है। उसके लिए ड्राई फ्रूट, दूध, घर वालों को डिमांड तो जाती कर मत देना भी, हमें आज ही ला दो आप। और सभी ध्यान से पढ़े। दूसरी बात, पॉजिटिव रहें, और एक बार उठ के अपने आप से रिपीट कीजिए कि आई एम लेक्चरर। मनो तब की बात है, एक बार आवाज आई। मेरा सोते वक्त और उठते वक्त का एक ही वाक्य होता था, आई एम लेक्चरर, आई एम लेक्चरर। आई ऐसे करते करते सोती थी और ऐसे करते करते उठती थी मैं। सबको मजाक लगती है ये बातें, लेकिन ये बातें जितनी आपकी तैयारी जो है सहयोग देती है पेपर लगने में, उतनी ये चीजें सहयोग देती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ये चीजें आपको अट्रैक्शन कर रही हैं। जब आप बोल रहे हो तो आपको अट्रैक्शन कर रही हैं। आप जैसी नियत रखते हैं, वैसा ही कहते हैं ना, जैसी नियत हो वैसे फल लगते हैं। तो जैसी नियत रख रहे हैं, आप लेक्चरर का सोच रहे हैं, तो आप लेक्चरर बनोगे, कोई शक नहीं है इस बात में। तो सबसे पहले जरूरत है अपने आप पे विश्वास करने की, और उसके बाद में मैं कह रही हूँ कि आप सोते वक्त, उठते वक्त ये बातें रिपीट किया करें कि आई एम लेक्चरर। तो ये बात रोज बोले आप। और बाकी सब बताने के लिए है, बहुत अच्छा इन्होंने, मैं तो कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ इनको, हमेशा देती हूँ। ईश्वर के साथ जब मैं शाम को रोज पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं सर को भी हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने, मेरा यहाँ आना हुआ, मेरी एक फ्रेंड थी, मैं तो आना नहीं चाहती थी, वो कहते नहीं आप आगे तो देखो यहाँ पे। तो मैं यहाँ आई, और आने के बाद मुझे पता चला कि इस किताब चीजों को रखते हम कैसे हैं, अलग अलग हमें याद कैसे कर सकते हैं, ये चीजें मुझे पता चली। दूसरी बात, जो पेपर में प्रैक्टिकल करना था, वो सारे प्रैक्टिकल हमने यहाँ बड़े पेपर में कर लिए। बड़े पेपर में सर ने कभी हमें टफ पेपर दिया, कभी हमें बिल्कुल इजी पेपर दिया। 3 घंटे बैठने का देखते थे कि आप कैसे बैठोगे, अगर इजी पेपर आता है तो आप क्या करोगे, टफ पेपर आता है तो आप क्या करोगे। ये सारी जो प्रैक्टिकल थे वो हमें यहीं करवा दिए थे सर ने। तो इसीलिए वहां जाने के बाद हमें कोई भी जरूरत, कोई ऐसे लगा ही नहीं कि हम आज पेपर पहली बार कर रहे हैं, हमें लगा हमने बहुत बार कर दिया था। और हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ मैं आपको, जैसे आप फर्स्ट पेपर करते हो, फर्स्ट पेपर के अंदर मान लो आपने 50 क्वेश्चन किए, कि मैंने 50, मुझे 50 आ रहे, मैं 50 ही करूंगा। तो आप मान के चलें कि उसमें 10 से 15 के बीच में आपके गलत 10 गलत हो जाएंगे, 5 नेगेटिव में चले जाएंगे। 12 गलत होते हैं तो 4 जाते हैं नेगेटिव में, तो यानी कि 10 से 15 के बीच में वो आप स्कोर निकाल दे। तो 50 में से आपने 15 निकाल दिए, कितने बच गए पीछे? 35 से आपको पता है कि पार पढ़नी है, 1-2 क्वेश्चन और चले जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको ऐसे, जब आप पेपर में यहाँ बैठे ना, अब सर करवा रहे हैं, यहाँ भी आप रोज ये आकलन करके देखें कि पिछली मेरिट कितनी थी, उससे 20 या 30 या 50 हम ऊपर चलेंगे तब काम चलेगा, उतने से तो काम ही नहीं चलेगा।
आप वो आंकलन वहीं करें। जैसे आपने फर्स्ट पेपर में 120 कर लिए, तो मान के चलें कि 25 क्वेश्चन गलत होंगे, इसमें से 20 गलत होंगे, 5 या 7-8 मेरे नेगेटिव में चले जाएंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन आप निकाल दें उसमें से 120 में से 95 क्वेश्चन बच गए। क्या 95 ये और 35 वो दोनों मिलके मेरा सिलेक्शन करवा देंगे? ये आंकलन आप वहाँ पेपर में बैठ के करें। मैंने ये आंकलन जगह जगह पे किया था। फर्स्ट पेपर में मैंने फर्स्ट राउंड में 50 क्वेश्चन निकाले, मैंने ये किया, मैंने कहा इससे पार नहीं पड़ेगी। 5 क्वेश्चन मैंने फिर और किए, मैंने कहा 15 चले जाएंगे, 40 फिर भी क्वेश्चन बच जाएंगे, और 40 में से 5 मान लो और चले गए, तो मैंने कहा अब 35 में तो 100% मेरे बचेंगे, और 35 बहुत है। फिर मैंने सोचा भी इतने काटने के बाद ये आंकलन आप यहाँ, ये प्रैक्टिकल आपको यहीं करने हैं, वहां जाके नहीं करना फाइनल पेपर में। वहां अब ये आते आपने अपनी डाल ली ना, तो वहां अपने आप हो जाएगा फिर। और इसी तरह जो है सब्जेक्ट में आप डालें कि हमने 140 किए हैं, तो उसमें से फिर हमारे इतने गए, और 140 तक क्या हम पहुंच रहे हैं, ये देखो आप, ये इम्प्रूव। फिर आप नहीं पहुंच रहे तो आप पहले वहां तक पहुंचने की प्रैक्टिस करो कि मुझे 140-45 तक इतने क्वेश्चन मुझे पेपर में आने चाहिए, उसमें से मेरे 20-25 चाहिए। कितने ही आपको आ रहे हैं, आपको 140 के 40 आ रहे हैं, फिर भी उसमें से 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन गलत हो बिना नहीं रह सकते। कोई भी है, चाहे कोई भी किसी को पेपर दे दो आप, तो ये आंकलन आप यहाँ करना सीखें, और ये आप नहीं करेंगे तो बिल्कुल श्योरली आपका सिलेक्शन होगा, अच्छी रैंक से आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन शर्त ये है कि आपका जुनून जो है वो हाई लेवल पे होना चाहिए, आपका माइंड बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि मैं इस भर्ती के लिए लगी हूँ तो मैं सिलेक्ट होके निकलूंगी या मैं निकलूंगा। तो ये आपको विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। तो आदमी को सबसे कम विश्वास अपने खुद के ऊपर ही होता है, कम, तो उसको बढ़ाएं और अपने ऊपर विश्वास करें। बाकी सर है बताने के लिए, आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और सभी अच्छे से तैयारी करें। और एक बार मैं सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी मंजिल दिलवाने में बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रयास किया था सर ने। तो कोटि कोटि धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत। मैं पूरी उम्र आपकी आभारी हूँ, धन्यवाद। ज़्यादा ही टाइम ले लिए लगता आपका। धन्यवाद। बैठे एक बार आप स्थान ग्रहण करें। आपने जो बातें बताई उसमें एक चीज मुझे जो सबसे अलग लगी कि एक तो आप प्रथम पेपर का महत्व कभी ना नकारें, क्योंकि मेरे मन में ये चीज आएगी कि मुझे लेक्चर बनना है हिस्ट्री का या हिंदी का या राजनीति विज्ञान का, तो विषय तो देखो अद्भुत होना ही चाहिए। वो तो रात को 4 बजे आपको जगा के कोई कहे चल बेटा बोल बता अपने विषय के बारे में, तो आप नॉन स्टॉप बताएं। परंतु इस शिखर पर पहुंचने के लिए हमारे लिए सिटी के काम जो करेगा ना, वो प्रथम पेपर, जिसमें विषय पेपर के साथ में जो 30 ट्यूशन आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान को, उनको आप साथ में लेंगे तो 105 प्रश्नों की एक अलग लेग बनती है, जिसमें छोटे छोटे लगभग 10 से 12 आयाम है। मैं मैथ नहीं पढ़ूंगा, मैं सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, मैं इंग्लिश मुझे नहीं आती, मैं सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, साइको मेरे समझ में नहीं आती, मैं सब्जेक्ट पढ़ लूंगा। ये लॉजिक छोड़ना किसी को नहीं, सारे सब्जेक्ट हमने करने होंगे। और दूसरी चीज जो मुझे बनना है वो मैं खुद को स्वीकार करूं कि मैं व्याख्याता इतिहास हूं। मैं तो ये कहता हूँ आपसे अभिवादन में स्टार्ट कर दो, आई एम लेक्चरर, है ना। तो जय श्री राम, जय माता दी, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे ही जब किसी से मिलो अभिवादन करो तो वो हाथ जोड़ेगा, आई एम लेक्चरर। एक बार अपनी कॉपी पे लिखे भी रोज आप, एक या 2 बार जान कॉपी करके जिसको लिखना भी है। बिल्कुल। मैं 2008 से क्या है कि मैंने रफ रजिस्टर में साइन करने स्टार्ट कर दिया, मैं कब लेक्चर और वो दिन पता है कब आया? 8 के बाद में वो दिन आया था 17 में जाकर, आया जरूर वो दिन। अब मैं सोचता ही नहीं लेक्चरर बनने का, तो वो कैसे होता ही नहीं। तो वो चीज आप सोचें। और इसी कड़ी में अंजू जी हमने जो परंपरा रखी है एक अलग सी, वो परंपरा ये रहती है कि विषय पेपर और प्रथम पेपर में जो बड़े पेपर हम लेते हैं उसमें जो बच्चे प्रथम रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक प्राप्त करते हैं उनको हम ग्रीन पेन यहाँ पे देते हैं। और ये बेटा मुझे दीजिए आप ग्रीन पेन। ये आपके लिए हो रहा है सब कुछ। कैसे हो रहा है कि मेरा एक मिशन है, वो मिशन है कि पिछला ओल्ड बैच और ये न्यू बैच जब दोनों का मैं साथ में ग्रीन पेन फेस्टिवल करवाऊंगा। और
उसमें अग्र पंक्ति में आप होंगे, पीछे ये होंगे। सूरतगढ़ में एक बड़ा विजय जुलूस निकाला जाएगा और एक अच्छे से जगह, मतलब ग्रीन पेन फेस्टिवल आपको याद रहेगा जीवन में कि हाँ वादा मैंने आपके बैच से किया था, परंतु मैं अभी उसको पूरा करने में एक बार असमर्थ हूँ, ठीक है, क्योंकि वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ना वो मेरे पास में है नहीं अभी, ठीक है। तो अगले बैच सामूहिक करवाऊंगा मैं वो, ठीक है, करवाऊंगा जरूर। तो इस बार के 19 दिसंबर के तीसरे बड़े पेपर में फर्स्ट स्थान सब्जेक्ट में अगर किसी गए जिनका नाम बोलूं वो अपने स्थान से खड़े हो, मंच पे आए और सारे बच्चे उत्साहवर्धन के लिए बच्चे क्या करेंगे, तालियां बजाएंगे, ठीक है ना। तो पहला स्थान जो है वो है राम सर का, रामपुरी। राम सर अपने स्थान पे आप पहले खड़े हो। अंजू जी आप अपने हाथों से राम सर को ग्रीन पेन प्रदान करें। और राम सर ये ग्रीन पेन जो है ना वो है कि आप अपने आप से ये नया प्रण भी मिल रहा है हमें कि जिस दिन मैं कार्य ग्रहण करूं मैं इसी पेन से रजिस्टर में हस्ताक्षर करूं। बढ़िया पेन की वो फोन किसके है, फोटो ले राम सर की, फिर आवश्यकता महसूस होगी। आए वापस एक बार, हाँ बिल्कुल। इसी अगली कड़ी में जो नाम है वो है सुरेंद्र कुमार, रोल नंबर 115। मैं पहले भी एक घोषणा कर चुका हूं कि इस बैच के अगर मगन सिंह कोई है तो वो सुरेंद्र सर है, और ये आपके लिए चैलेंज भी है। एक वो फिल्म थी ना कटप्पा वाली, तो कटप्पा बड़ा महान योद्धा, तो हिस्ट्री बैच के ये कटप्पा है। मैं करती थी, मैंने कहा सर घर पे फोन करती थी हस्बैंड को, मैंने कहा हमें तो मगन सिंह लेके बैठ गया सर, बस याद है तेरे पास कंपटीशन भी होना चाहिए। अगला नाम जिनकी तीसरी रैंक है विषय में अशोक दान, अगर बैच में है तो अशोक सर आप आगे आए और ग्रीन पेन प्राप्त करें और अपने आप से पढ़ लें कि यह इसी पेन से मैं स्कूल व्याख्याता बनने के बाद में प्रथम बार नियुक्ति के समय रजिस्टर में हस्ताक्षर करूं। अशोक सर बिल्कुल आशीर्वाद जरूरी है, बिल्कुल आशीर्वाद आपको ढेर सारा। अगली कड़ी में अंजू जी 3 नाम और भी हैं, वो रहते हैं नाम प्रथम पेपर में जिन्होंने 3 स्थान प्राप्त किए। एक नाम तो है सुरेश चौधरी जो हमारे ऑनलाइन बैच के विद्यार्थी हैं, इनको बुलाएंगे अगली बार। अगला नाम जो आता है राम सर का आता है, उससे अगला नाम जो आता है वो आता है सुरेश कुमार सहू। सुरेश सर आए, लड़कियों ने पेपर नहीं दिया था, नहीं ये भी कहीं ना कहीं सुरेश सर काफी हमारे बैच के बड़े अनुशासित। सुरेश सर यही रुके, आप एक बात मैं बताना चाहूंगा, पिछले बैच में सुरेश सर भी हमारे साथ में थे और ये था कि सुरेश सर का चयन 100% होना है, पर कई बार कुछ ना होने वाली घटनाएं घटित हो जाती है। हुआ ये कि सुरेश जी ने बताया कि सर मेरे नंबर कम बन रहे हैं। मैं कहा ऐसा हो नहीं सकता, कम कैसे बन रहे हैं? तो हमने पहले तो रिजल्ट आने के बाद में सर कि अप्रत्याशित घट कैसे गए, हमने ओमार चेक की और उसमें सीरीज जो है ना 85 से लेके आगे 13 प्रश्नों तक की सीरीज ही गलत भरी गई। फिर भी हार नहीं मानी, परिणाम के अगले दिन से इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया इसके। तब से पिछले रिजल्ट आने के बाद में जनवरी रिजल्ट आपका कब रहा? ठीक, उसके बाद में लगातार जो तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इस बार शानदार रैंक से चयन होगा। बधाई आप। अगला नाम विनोद सर का है। पिछले बैच में विनोद स्वामी यहाँ है तो यहाँ आए मंच पे। विनोद स्वामी आज भी अनुपस्थित है, पिछले बैच में प्रथम स्थान था इनका। एक नाम मैंने चयनित किया, वो अलग से किया, आपकी बात को मानते कि लड़कियों में जिसने प्रथम पेपर में भी विषय पेपर में भी अपने वर्ग में गर्ल्स में ये तो समेकित बात कर रहे थे, पहला स्थान जिसने लिए, तो आपका भी उत्साह वर्धन करने के लिए उनको
उनको भी मतलब ग्रीन पेन मिलना चाहिए। अगर विषय पेपर की बात करें तो नाम आता है राधा का, प्रथम पेपर की बात करें तो भी नाम जो आता है वो आता है राधा का। इसलिए मैं राधा को मंच पे बुलाना चाहूंगा कि आप ग्रीन पेन प्राप्त करें। और एक गर्ल्स अपने आप से ये वादा करें कि अगली बार आपका कंपटीशन इधर इनको पछाड़ना है, सारे प्रथम दूसरा तीसरा स्थान आप ही अर्जित करें। अंजू जी आप यहीं मंच पे रहें। एक परंपरा और रहती है जिसके बारे में अभी तक मैंने बताया नहीं है, अभी बताने जा रहा हूँ। जो भी स्वाध्याय में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आते हैं तो वो अतिथि देवो भव वाली हम परंपरा में विश्वास रखते हुए उनको भी एक मोमेंटो देके और सम्मानित करते हैं। तो इस कड़ी में बच्चियों की जो थर्ड रो है मैं आपको बुलाना चाहूँगा। सारी गर्ल्स आए, आप तीसरी पंक्ति में जो बैठे हैं आप आए। और मैम को स्वाध्याय अकेडमी का जो मोमेंटो है इसकी थीम लिखी हुई है, टारगेट ग्रीन पेन सेमिनार। ये आए आप, आओ बेटा आप भी आओ। ये फोटो हम आपको परेशान करते रहेंगे, बार बार बुलाते रहेंगे जब भी हमें लगेगा कि हमारा उत्साह कम हो। का पुनः मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने व्यस्त समय में से समय निकाला और विद्यार्थियों के लिए आप आए, इतनी अच्छी बातें आपने बताई। पुनः आपको बुलाते हैं जब भी ग्रीन पेन फेस्टिवल का कार्यक्रम रखें। जी जरूर सर, मैं जरूर आऊंगी आपका भी। और ये ग्रीन पेन मैं अपने हाथों से आपको बहुत मैं कह रही थी कि मैंने ग्रीन पेन के लालच में तो तैयारी कर ली और मैं भी रखी, सर ने पेन दिया ही नहीं। फोटो कौन खींचेगा? ये ये साथ में रहे है ना, ये ग्रीन पेन। अब सारे बच्चे गवाह हैं।